पैंक्रेटाइटिस में जैसे कि हम लोग हमेशा पेन की बात करते हैं। कल ही मेरी कंसल्टेशन थी तो पेशेंट ने कहा हमें कभी पेन तो हुआ ही नहीं। एक बार शायद 10 साल पहले हमें पेन हुआ था, तब अक्यूट पैंक्रेटाइटिस थी। अब 10 साल बाद अभी हमें अचानक से शुगर बढ़ गई है मैम, स्टूल भी स्टिकी आ रहे थे, तो डॉक्टर ने कहा MRCP करा लो, तो पता लगा कि सीधा ही क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस में कन्वर्ट हो गया है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा पेन हो। सिमिलरली हम कई बार पेन से सिवियरिटी को भी नहीं रिलेट कर सकते, तो बहुत सीवियर पेन नहीं भी हो लेकिन कई बार डैमेज बहुत ज्यादा होता है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि जब पैंक्रेटाइटिस का अटैक आता है हम इसके लिए बार बार पेन किलर लेते रहते हैं, तो क्या पेन किलर लेते रहना ही पैंक्रेटाइटिस क्या प्रोग्रेशन को रोकेगा? एक और सवाल जो अक्सर मरीज में से पूछते हैं कि सिंगल अटैक के बाद दोबारा होता है, नहीं होता है, और हर बार जब अटैक होता है तो इससे कितना डैमेज हमारे पैंक्रियास को हुआ होगा, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या होगा। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए भी होते हैं एंड अनअवेयर भी होते हैं। वीडियो के थ्रू बात करने का यही कारण है कि हम लोगों को एजुकेट कर पाएँ और जो हमारा तजुर्बा है वो आप लोगों से शेयर कर पाएँ। नमस्कार, मेरा नाम वैद्य प्रकाश है और मैं पड़ाव स्पेशलिटी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर की मुख्य संचालिका हूँ। और पिछले गत 1 वर्ष से हम बहुत सारा कंटेंट पैंक्रेटाइटिस के अराउंड बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसी के ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलाइज़ करते भी हैं। और कई तरीके के सवाल पेशेंट में से पूछते हैं, जैसे कि कल ही पड़ाव में एक पेशेंट ने मेरे से पूछा कि मैम पैंक्रेटाइटिस का जो नाम है हमने पहली बार तभी सुना जब हमें बीमारी हुई। आज से पहले कभी ध्यान भी नहीं दिया, और जब पढ़ा कि पैनक्रियास कितना इम्पोर्टेंट है तब समझ आया कि हम शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते थे जिस वजह से बीमारी हुई, और कभी हमने ख्याल भी नहीं किया कि ये इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। एंड ये पहली बार नहीं था कि एक मरीज़ ने मुझसे ये बात बोली हो, एंड उन्होंने फिर ये भी बोला कि क्या आप हमें समझा सकती हैं कि वाई पैनक्रियास इज़ सो इम्पोर्टेंट। और हमें तो लगता था पैनक्रियास केवल डायबिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि डाइजेशन के लिए। तो मुझे लगता है इस तरह की कई सारी चीज़ें लोगों के मन में, मतलब कई सारे क्वेश्चंस होते होंगे एंड जिसके जवाब उनको कई बार क्लियरली नहीं भी मिलते हैं, क्योंकि पैंक्रियाटिस जैसे मैंने बोला है एक रेयर डिजीज़ तो नहीं है आज के समय पे, बट लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करना चाहूँगी पैंक्रियाटिस के बारे में, कि पैंक्रियास का क्या मुख्य कारण होता है और क्यों ये बढ़ती जा रही है बीमारी, और इसको और बेहतर तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं। आज की वीडियो का जो पहला सवाल है कि पैंक्रियास का नॉर्मल फंक्शन क्या है, इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, और वो एंजाइम्स को किस तरीके से प्रोड्यूस करता है। तो मेरे हिसाब से पैंक्रियास एक बहुत ही हार्ड वर्किंग ऑर्गन है, और हमारे एब्डोमेन में पीछे की तरफ स्थित होता है। एंड ये बहुत ही साइलेंट वर्कर है, मतलब 24 घंटे काम करेगा, आपके हार्मोन पे भी काम करेगा, आपके पाचन पे भी काम करेगा। और अमूमन जब तक कोई बीमारी इससे रिलेटेड ना हो लोगों को, तो इसके बारे में लोग ज़्यादा मतलब बॉदर भी नहीं करते हैं। लेकिन जब पैंक्रियाटिस हो जाती है तो मरीज़ अक्सर पूछते हैं कि मैम ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हमें तो पता भी नहीं था, हमें तो नाम भी पहली बार सुना है। ये तो इतना फ़नी हो जाता है, कई बार लोग मेरे को आके बोलते हैं कि भई मुझे पैनक्रियाज़ हो गया है, मतलब उन्हें पैंक्रेटाइटिस हो गया ये भी नहीं बोलते, बोलते हैं हमें पैनक्रियाज़ हो गया है। तो बट पैंक्रेटाइटिस जो बीमारी होती है बेसिकली पैनक्रियाज़ में होने वाली सूजन, और पैनक्रियाज़ जो कि एक साइलेंट ऑर्गन है, बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है। इतनी स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स कि जितना भी आप खाना खाते हैं, भले वो फैट हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, हर चीज़ का पाचन पैनक्रियाज़ से जो प्रोड्यूस हुई हुई एंजाइम्स है वही करता है। अब इसको समझाने का एक तरीका ये है कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एसिड है जो पैनक्रियास बनाता है, वो पैनक्रियास के अंदर एक सुरक्षित तरीके से रखा जाता है, एंड वो धीरे धीरे करके इसका जो पूरा पाथवे है डक्ट्स वगैरह के द्वारा धीरे धीरे करके स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है जब खाने को हजम करना होता है। तो जब तक नॉर्मल अवस्था में, या फिर जब पैंक्रियाटिस नहीं है या कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो ये सारा का सारा जूस पैंक्रियास एक बड़े स्मार्ट सिस्टम के थ्रू, एक बड़े सेफ सिस्टम के थ्रू पैंक्रियास के अंदर रखता है। और केवल जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे जाके कुछ हार्मोनल एक्शन की वजह से और कुछ बेसिकली केमिकल चेंजेस जो होते हैं या पाथवेज के वजह से वो जाके इंटेस्टाइन में एक्टिवेट होता है। अब पैंक्रियाटिस में क्या होता है, अब ये जो पूरा केमिकल है या जितना वो एंजाइम बना रहा है वो पैंक्रियास के अंदर ही एक्टिवेट हो जाता है, छोटी आंतों के बजाय। अब क्या करता है, छोटी आंतों में तो खाने को हजम करता है, लेकिन पैंक्रियाटिस में क्योंकि अभी एंजाइम आपकी पैंक्रियास के अंदर ही एक्टिवेट हो गई है, तो ये पैंक्रियास को ही खाना शुरू कर देता है, आपके डक्ट्स को, आपके जो भी रास्ते में उसके आए टिश्यू को, सबको डैमेज करता चला जाता है। तो बेसिकली पैंक्रियाटिस में आपका जो सेल्फ
डाइजेशन पैनक्रियाज करने लग जाता है, यानी जो जूस उसने खाने को हजम करने के लिए बनाए थे वो अपने आप को हजम करने लग जाता है। इस वजह से जब सेलुलर डाइजेशन होता है और पेन हो, उसी वजह से फिर वो पेन होना शुरू कर देता है। इसी क्रम में कई बार मेरे से मरीज़ ये भी पूछते हैं कि मैम जब मैं लेटता हूँ तो मेरा पेन ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब मेरे से सीधा नहीं लेटा जाता है, लेकिन मैं जब बैठता हूँ और थोड़ा-सा आगे झुककर, मतलब एक पैनक्रियाटिस का पेशेंट ऐसे झुककर जब बैठता है अपने घुटने मोड़ के, तो उसको आराम पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं इसका जवाब ऐसे देना चाहूँगी, समझाना चाहूँगी कि पैनक्रियाज़ हमारे एब्डोमेन में पीछे की तरफ स्थित है और ये स्पाइन के ज़्यादा करीब होता है, मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके ज़्यादा करीब होता है। और जो नर्व्स होती हैं पैनक्रियाज़ की, वो उसी को टच करते हुए जाती हैं और जिस वजह से जब भी पेन होता है तो उसी के थ्रू रेडिएट करती है। तो जब हम लेटते हैं वो स्पाइन के टच में आती है, इसलिए उसका पेन उसको ज़्यादा फ़ील होता है। हालाँकि जब वो मुड़ के बैठते हैं या सीधा बैठने की कोशिश करते हैं तो उनको आराम पड़ता है। तो पेशेंट को कई बार ऐसा लगता है कि जो पेन है काफ़ी डीप है और लगता है कोई चुभ रहा है या कोई चाकू से काट रहा है, इस तरह की डिस्क्रिप्शंस कई बार देते हैं। एंड पैनक्रियाटिस का पेन हर पेशेंट बहुत क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाता है कि नहीं, ये पैनक्रियाटाइटिस का ही पेन है, ये एक नॉर्मल पेन नहीं है। हालाँकि कई बार गैस्ट्रिक पेन भी होता है जो कि पैनक्रियाटिस पेन को मिमिक करता है, बट आई थिंक एक क्रॉनिक पैनक्रियाटिस का पेशेंट या जिसको कई बार अटैक आ चुके हैं, वो बहुत क्लियरली इसको डिफरेंशिएट कर पाता है कि नहीं, ये पैनक्रियाटिस का पेन है या गैस्ट्रिक पेन है। और दूसरी चीज़ है, आगे बैठने से कई बार जो प्रेशर क्रिएट होता है वो भी हमारा रिलैक्स होता है या रिलीज़ होता है, उस वजह से पेशेंट को आराम पड़ता है। तो इसीलिए पैनक्रियाटिस के पेशेंट के लिए जो पोस्चर है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। और हम भी पड़ाव में पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आप जितना हो सके आराम करें, थकें नहीं और इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। पैनक्रियाटाइटिस में जैसे कि हम लोग हमेशा पेन की बात करते हैं और कई बार लाइक कल ही मेरी कंसल्टेशन थी तो पेशेंट ने कहा हमें कभी पेन तो हुआ ही नहीं। और लेकिन जब हमने एक बार शायद 10 साल पहले हमें पेन हुआ था तब एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस थी, अब 10 साल बाद अभी हमें अचानक से शुगर बढ़ गई है मैम और फिर स्टूल भी स्टिकी आ रहे थे, तो डॉक्टर ने कहा कि एमआरसीपी करा लो, तो पता लगा कि सीधा ही क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन हमें पेन तो कभी हुआ नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पेन हो। बीमारी प्रोग्रेसिव होती है और अंदर ही अंदर कई बार ये क्रॉनिक की तरफ बढ़ जाती है और कई तरीके के सिम्पटम्स क्रिएट करती है। सिमिलरली हम कई बार पेन से सिवियरिटी को भी नहीं रिलेट कर सकते, तो बहुत सीवियर पेन नहीं भी हो लेकिन कई बार डैमेज बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सीवियर पेन होता है लेकिन डैमेज भी कम होता है, तो पेन और सिवियरिटी को हम हर वक्त रिलेट नहीं कर सकते हैं। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन जो कल मेरे से पूछा था एक बच्चे ने, जो कि छोटा बच्चा है, हरियाणा से आया हुआ है, और उसने मेरे को बोला कि मैम ये प्लेन ना हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है और कभी स्टेबल हो जाता है, कभी रुक जाता है, कभी एकदम से बढ़ जाता है, मतलब इसका क्या कारण हो सकता है? तो पैनक्रियाटिस का पेन कई बार जैसे कि उसने भी बहुत सही सवाल पूछा कि फ्लक्चुएटिंग होता है नेचर में, एकदम से सेटल नहीं होता है, तो हमारे शरीर में बहुत हद तक रिपेयर करने की अपनी क्षमता होती है। तो जब भी कभी कोई अटैक आता है या दर्द होता है तो बॉडी मोर और लेस उसको स्टेबलाइज़ करने की अपने आप कोशिश करती है, क्योंकि बॉडी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज़्म होता है और कई बार वो रिज़ॉल्व भी हो जाता है। तो सिर्फ़ सिम्पटम्स का हट जाना ही अपने में पैनक्रियाटिस का ठीक होना नहीं होता। तो लगता है कि पेशेंट को अरे अब दर्द नहीं हो रहा है, हमने फास्टिंग कर लिया, हमने कोई पेन किलर खा लिया, शायद हम ठीक हो गए। बट उसके ही तुरंत बाद अगर हम काम करना शुरू कर देते हैं या हेवी कोई फूड ले लेते हैं या थकते हैं, जो भी है, उसके बाद कई बार पेन का रिकरेंस भी हो जाता है। सिमिलरली जिस कारण से पैनक्रियाटिस हुई है अगर उसको भी हम ध्यान नहीं दें, तो वो अंडरलाइंग कॉज़ हमने नहीं हटाया, जिस वजह से धीरे-धीरे करके बीमारी प्रोग्रेस करती रहे और हल्का-फुल्का पेन बना रहता है, तो उस वजह से भी एक फ्लक्चुएटिंग नेचर पेन का होता है, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम एक्यूट अटैक्स, दीज़ आर द काइंड ऑफ सिम्पटम्स दैट पेशेंट में फील। तो इसको ध्यान देना चाहिए और पेन का अभाव बीमारी का ठीक होना हर वक़्त नहीं होता है, स्पेशली अगर ये बार-बार होने वाली मतलब रिकरेंट पैनक्रियाटाइटिस की तरह ये डेवलप हो गई है तो। इसी में एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि पैनक्रियास हमारा डाइजेशन का एक सबसे बड़ा आई मीन लाइक ऑर्गन है, सारा काम पैनक्रियास ही करता है। एंड कुछ सिम्पटम्स जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा बॉदर करते हैं अपार्ट फ्रॉम पेन इज़ वन इज़ ब्लोटिंग, दूसरा बहुत ज़्यादा गैसेस डिस्टेंशन, मैल नरिशमेंट या फिर मैल एब्जॉर्प्शन भी, साथ ही में लूज मोशंस, तो इन सारे सिम्पटम्स को समझते हैं। तो पेशेंट्स कई बार कहते हैं मैम ब्लोटिंग बहुत हो रही है, तो ब्लोटिंग क्यों होती है? तो जब डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो खाना अपच रह जाएगा,
फिर आपकी आंतों में वो फर्मेंट होता है जिस वजह से गैस बनती है, उसी को हम ब्लोटिंग बोलते हैं। आयुर्वेद में उसको आटोप भी बोला जाएगा या पेट में भारीपन बोला जाएगा। तो ये हमारा ब्लोटिंग का कारण बन गया। सिमिलरली माल नरिशमेंट क्यों होता है या माल एब्जॉर्प्शन क्यों होता है कि हम सब कुछ खाते हैं लेकिन शरीर में कुछ लग नहीं रहा है। तो बेसिकली जब खाना अच्छे से पचेगा नहीं तो हजम भी नहीं होता या बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, एंड कई तरीके की डेफिशिएंसीज पैदा करता है, जिस वजह से पेशेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि मैम पैंक्रियाटिस के साथ हमें इस तरीके के सिम्टम्स हैं दर्द के अलावा। सिमिलरली लूज मोशंस, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि जब हम पैंक्रियाटिस के पेशेंट्स होते हैं, खाना हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम प्रॉपर्ली नहीं बनती हैं, खाने मतलब हम खाना अपने आंतों में ढंग से होल्ड नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी कई बार वो लूज मोशंस वगैरह होते हैं। तो बेसिकली ब्लोटिंग, लूज मोशंस और साथ ही में मैल एब्जॉर्प्शन यानी खाना शरीर में ना एब्जॉर्ब होना, ये पैंक्रियाटिस के पेन के अलावा मुख्यतः सिम्टम्स है। साथ ही में शायद मैं भूल रही हूँ सिटोरिया, यानी कि स्टूल के साथ तेलीय मतलब पदार्थों का आना, मतलब स्टिकी स्टूल या फिर तेल जैसा चिकनाहट भरा मल का आना, ये भी पैंक्रियाटिस का एक सिम्टम होता है। एक और सवाल जो अक्सर मरीज़ मेरे से पूछते हैं कि ये दोबारा होगा या फिर सिंगल अटैक के बाद दोबारा होता है, नहीं होता है? और हर बार जब अटैक होता है तो इससे कितना डैमेज हमारे पैंक्रियास को हुआ होगा? और अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या होगा? मतलब लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं पैंक्रियाटिस को लेके। जैसे कि मैंने बोला, इस बीमारी के बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है और अटैक आने के बाद या पहली बार डायग्नोस होने के बाद इस बीमारी के बारे में उनको जानकारी प्राप्त होती है, तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए भी होते हैं एंड अनअवेयर भी होते हैं। और वीडियो के थ्रू बात करने का यही कारण है कि हम लोगों को एजुकेट कर पाएँ और जो हमारा तजुर्बा है वो आप लोगों से शेयर कर पाएँ। तो इसी क्रम में मैं ये बोलना चाहूँगी, जब अगर आपको पैंक्रियाटिस का अटैक होता है तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो सिंगल अटैक हो और ये बार-बार होने वाली बीमारी होती है। हालाँकि कुछ केसेज़ में सेल्फ लिमिटिंग होती है जिसमें आगे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, और लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेज़ में ये रिकरेंट देखी जाती है कि पाई जाती है। तो जब अटैक आता है तो डेफ़िनेटली उसमें सेल्स में डैमेज होता है और वो कई बार बॉडी रिकवर भी करती है, लेकिन वो परफेक्टली पूरी तरह से रिपेयर नहीं होती है। और कई बार कोई छोटा-सा भी ट्रिगर हो या जैसे बार-बार अगर किसी चीज़ पे भी अटैक आएगा तो उसका जो रेज़िलियंस है या उसकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो कम हो जाती है। तो हल्का-सा भी ट्रिगर होता है, हल्का-सा भी एक्सर्शन होता है, एक टाइम के बाद वो बहुत जल्दी-जल्दी फ्लेयर अप होने लग जाता है। तो एक ये चीज़ पैंक्रियाटिस के मरीज़ों में देखने को मिलती है कि आपका वो ऑर्गन कमज़ोर पड़ गया है और अभी कभी भी कुछ भी ट्रिगर होगा तो आपको अटैक आता है। तो रिसेंटली जैसे एक पेशेंट मेरे को कह रहे थे कि पहले तो मैम मेरे को शायद 2 साल में 1 बार अटैक आता था, लेकिन इस साल मुझे 6 बार अटैक आए हैं। तो मैं ऐसा कोई बोल नहीं सकती इस साल 6 बार अटैक क्यों है, हो सकता है पिछले 6 सालों में आपने अपने शरीर का बिल्कुल भी ख़्याल ना किया हो, आपकी जो खान-पान की आदतें और ख़राब हो गई हों। तो बहुत सारे कारणों से ये सारी चीज़ें इस लेवल तक आ जाती हैं। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि जब पैंक्रियाटिस का अटैक आता है, हम इसके लिए बार-बार पेन किलर लेते रहते हैं। तो क्या पेन किलर लेते रहना ही पैंक्रियाटाइटिस क्या प्रोग्रेशन को रोकेगा और कैसे बीमारी रुक जाएगी? तो मैं इसका सीधा-सा जवाब यही देती हूँ जनरली कि जो पेन किलर है बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है या आपके पेन मैनेजमेंट पे हेल्प करता है, ना कि आपकी बीमारी को रोकने में। और कई बार जो इन्फ्लेमेशन उसको सेटल डाउन करेगा, लेकिन इवेंचुअली जो अंडरलाइंग इटियोलॉजी है, जो कारण है, जो आपका एंजाइम का एक्टिवेशन होता है उस पे या फिर जो आपका ब्लड सप्लाई है, जो इन्फ्लेमेशन है, इन सब चीज़ों पे वो काम नहीं करता। डेफ़िनेटली पैंक्रियाटिस में जो पहला स्टेप है पेन मैनेजमेंट है, क्योंकि वो एक ह्यूमन एंगल से भी देखा जाए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि पैंक्रियाटिस का दर्द बेहद दर्दनाक होता है और बहुत ज़्यादा भयानक होता है। मतलब पेशेंट कहता है पहले मेरे को पेन से मुक्त करो, उसके बाद हम कोई भी बात करते हैं। तो इसी क्रम में मुझे याद आ रहा है एक बार एक मरीज़ को मेरे एक अटेंडेंट ने बोला कि आपको पेन किलर हम बार-बार नहीं दे सकते हैं क्योंकि पेन किलर के बड़े साइड इफ़ेक्ट है। तो पेशेंट ने बड़े गुस्से में बोला, "अरे! पहले पेन किलर तो दो, पहले पेन ठीक करो। मैं पेन से परेशान हो रहा हूँ, मेरे को उसके साइड इफ़ेक्ट्स की नहीं चिंता है।" तो डेफ़िनिटली पेन किलर फर्स्ट लाइन ऑफ वो है इम्प्लीमेंटेशन, ताकि पेन मैनेज हो। उसके बाद बाकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जिससे उस बीमारी को हम कंट्रोल कर पाएँ। आज के वीडियो में हमने ये जाना कि पैंक्रियाज़ के नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल फंक्शंस क्या हैं, किस तरीके से हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक ऑर्गन है, हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, और पैंक्रियाटाइटिस के क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं, भले वो ब्लोटिंग हो, इंडाइजेशन हो। सिमिलरली पेन मैनेजमेंट का क्या रोल है, क्या रोल नहीं है, कौन से पोस्चर में बैठने से आराम पड़ता है, नहीं पड़ता है। इन कुछ चीज़ों पे हमने आज बात की है, एंड मैं आशा करती हूँ आपके कुछ सवालों को आपका जवाब मिला होगा।
और यदि आपके कोई सवाल हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो के माध्यम से आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी।